जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स के कंटेंट प्रॉपर कंटेंट लेके आए हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। आप सभी को पता भी होगा कि जो एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स है उसमें 60 मार्क्स की पॉलिटिक्स रहती है, पॉलिटिकल साइंस रहती है, आपकी हिस्ट्री रहती है, इतिहास रहता है, ज्योग्राफी भूगोल रहता है, इकोनॉमिक्स आपको रहती है। साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम सीक्वेंस वाइज आपके लिए पूरा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट। तो पॉलिटी की जितनी भी वीडियोस आपके लिए बनेगी वो आप सारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल ही रहने वाली है। साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ ही आपको सॉल्व करवाते रहेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स हमारे पास हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो अनुसूचियां हैं, और दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। तो आप सभी को मालूम भी होगा कि जो शेड्यूल्स रहते हैं हमारे पास वो क्या रहते हैं, हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो आज हम पूरे शेड्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल्स कितने रहते हैं टोटल, हमारे पास टोटल शेड्यूल्स रहते हैं हमारे पास 12 शेड्यूल्स रहते हैं। पहले दोस्तों कितने शेड्यूल्स हमारे पास, 8 शेड्यूल से, मतलब पहले 8 हमारे पास अनुसूचियां थी। अब प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां होगी, अब 12 अनुसूचियां होगी। जब हमारा संविधान बना था 1950 में, जब हमारा क्या बना था दोस्तों, संविधान बना था, तो हमारे पास कितने शेड्यूल्स है, तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। पर अगर अब हम बात करें तो अब हमारे पास कितनी अनुसूचियां दोस्तों, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो मतलब लगभग आपके पास 4 अनुसूचियां और ऐड हुई होगी, मतलब 4 शेड्यूल्स जो ऐड हुए होंगे। और कभी भी हमारे संविधान में कुछ भी चीज ऐड होती है या कुछ भी चीज उससे सब्ट्रैक्ट होती है, कुछ भी चीज उससे निकाली जाती है, तो हमेशा क्या करनी पड़ती है दोस्तों, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन आपको करना पड़ता है। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जब भी उसमें 4 शेड्यूल और ऐड किए होंगे, 4 अनुसूचियां और ऐड की होगी, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ा होगा, अमेंडमेंट करनी पड़ी होगी। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो रहता है आपके पास कि एट प्रेजेंट, अगर आपको पेपर में आया कि एट प्रेजेंट बताओ हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी अनुसूचियां दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं। पर जब हमारा संविधान बना था, मतलब जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था 1950 में, तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, कितने हमारे पास शेड्यूल थे, तो कितने शेड्यूल थे उस टाइम दोस्तों, हमारे पास 8 शेड्यूल थे। तो ये आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके आपके सारे शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल नंबर जो हमारा फर्स्ट रहने वाला है वो क्या रहता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कि जो हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है। आपको सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि शेड्यूल्स होते क्या है, या इन्हें क्यों लाया गया है, या इनको संविधान में क्यों रखा गया है। तो शेड्यूल जो रहते हैं हमारे पास, शेड्यूल्स जो इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम हर चीज आपको संविधान में लिख नहीं सकते, तो एक अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था शेड्यूल्स, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारे संविधान में मेंशन है, पर राष्ट्रपति को कितनी उसको सैलरी दी जाएगी या कौन उसकी शपथ लेगा, तो उसके लिए हमारे को अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तो जिसका नाम दिया गया है हमारे पास शेड्यूल्स, अनुसूचियां। तो पहले शेड्यूल्स में हम क्या करते हैं, पहले शेड्यूल हमारे पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी उनका क्षेत्रफल या उनकी सीमाएं, इसमें हम उनकी सीमाएं, तो ये सारी चीजें हम पहले शेड्यूल में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट शेड्यूल रहता है आपके पास, नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहता है आपके पास, शेड्यूल नंबर 2, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हम क्या डिस्कस करते हैं, वेतन और भत्ते। मतलब जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, स्पीकर है, जजेस है, उन सबको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब हम किस शेड्यूल्स के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें किस अनुसूचियों के अंदर आती है, ये सारी चीजें
ये आती है हमारे पास दूसरी अनुसूची के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जो अगला शेड्यूल रहता है हमारे पास तीसरा शेड्यूल क्या देख पा रहे हो आप पास, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन का मतलब क्या है आपके पास, शपथ तथा प्रतिज्ञान। ठीक है, तो जो भी हमारे पास दोस्तों कौन, सांसद हो गए, न्यायाधीश हो गए, आपके राज्य मंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, उन सबको शपथ कौन दिलाएगा, उन सबको शपथ कौन दिलाएगा। तो ये सारी चीजें किस शेड्यूल के अंदर आती है, किस अनुसूची के अंदर आती है, हमारे पास तीसरी अनुसूची के अंदर आती है। नेक्स्ट जो शेड्यूल रहता है आपके पास, साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास फोर्थ शेड्यूल है, राज्यसभा सीट्स एलोकेशन, राज्यसभा के लिए सीट आवंटन। मतलब इस शेड्यूल में क्या रखा गया, जैसे आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट्स है, उत्तर प्रदेश में आपके पास राज्यसभा की 31 सीट्स है। तो ये चीजें कौन डिसाइड करता है कि हिमाचल प्रदेश में 3 सीट्स है, यूपी में 31 सीट्स है। तो ये सारी चीजें कौन से शेड्यूल के अंदर आती है हमारे पास, शेड्यूल नंबर 4 अनुसूची नंबर 4 में ये सारी चीजें हमारे को आती है कि हमारे राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट्स दी गई है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है हमारे पास, शेड्यूल नंबर 4 के अंदर आती है। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट रहता है आपके पास शेड्यूल नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के लिए ये होगा दोस्तों, यहाँ पे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी प्रशासन बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, वो सारा किसके अंदर आता है हमारे पास, शेड्यूल नंबर 5 के अंदर आता है। मतलब अनुसूची नंबर कौन से में आता है, ये 5वीं अनुसूची में आता है कि हमारे पास किसके लिए, जो भी हमारे पास देखो दोस्तों 10 ऐसी स्टेट्स है, 10 ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स है या शेड्यूल एरियाज है जिनके लिए ये लागू होता है। तो वो 10 मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों कौन कौन से मेंशन किए हैं, यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश मेंशन किया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और बाकी जो 7 बचे वो आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। तो 5वां शेड्यूल क्या बनाता है कि ऐसे एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज या शेड्यूल एरियाज, उनके लिए प्रशासन बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन लागू करना, वो कौन से शेड्यूल के अंदर आता है हमारे पास, 5वें शेड्यूल के अंदर आता है। नेक्स्ट जो रहता है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो जो आपके पास 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची है वो लगभग सेम जैसी है, पर जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर सिर्फ चार ऐसी स्टेट्स आती है जो आपके पास इस शेड्यूल्स के अंदर आती है। वो 4 स्टेट कौन सी आपके पास, एक मेघालय होगी, एक मिजोरम होगी, एक त्रिपुरा होगी, और यहाँ पे दोस्तों गलती से उड़ीसा लिखा, यहाँ पे क्या होना था आपके पास, आसाम। तो ऐसी 4 स्टेटों के लिए क्या बनाना दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। क्या बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन या साथ में क्या आपके पास प्रशासन बनाना, प्रशासन बनाना। तो इन 4 स्टेटों के लिए प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन बनाना वो कौन सी अनुसूची के अंदर आता है हमारे पास, 6वीं अनुसूची के अंदर आता है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इससे आपको एचपी टेट आर्ट्स में क्वेश्चंस आया है। तो 7वीं आपके पास अनुसूची क्या बोलती है, 7वीं अनुसूची बोलती है आपके पास डिविजन्स ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन हमने 3 प्रकार से किया है। पहली बनाई दोस्तों आपके पास यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट है हमारे पास हमारे संविधान में, यूनियन लिस्ट, दूसरी कौन सी है, स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी आपके पास, कंकरेंट लिस्ट। तीसरी कौन सी रहती है आपके पास, कंकरेंट लिस्ट रहती है। तो ये इन 3 आपके पास 3 पावर्स में आपको शक्तियों का क्या किया गया है, आपके पास विभाजन किया गया है, जिसमें से यूनियन लिस्ट को क्या बोलते हैं आप, संघ सूची, हिंदी में बता दूं आपको संघ सूची, और स्टेट लिस्ट को क्या बोलते हैं आपके पास, राज्य सूची। स्टेट लिस्ट क्या होता है, राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट क्या रहता है आपके पास, समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, आपको डिवीजन ऑफ पावर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी है। तो पहली कैटेगरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
तो डिवीजन ऑफ पावर्स हमारे पास कौन सी शेड्यूल्स में आता है, तो ये आता है हमारे पास शेड्यूल नंबर 5 में। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कानून होंगे जिन पे आपके पास यूनियन मतलब सेंटर लॉज बना पाएगी, कुछ ऐसे कानून होंगे जिसमें क्या आपके पास स्टेट लॉ बना पाएगी, राज्य लॉज बना पाएंगे, कुछ ऐसे कानून होंगे जिसपे आप दोनों कंकरेंट का मतलब होता है कि स्टेट भी उस पे मतलब राज्य भी उस पे क्या लॉज बना सकती है, आपके पास सेंटर्स भी उसमें क्या लॉज बना सकती है। तो ये शक्तियों का विभाजन आपके पास कौन से शेड्यूल में आता है, शेड्यूल नंबर 7 में आता है, अनुसूची नंबर 7 में आता है। नेक्स्ट है आपके पास 8वां शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 8वां शेड्यूल। तो 8वें शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप सभी को पता भी होगा कि हमारे देश में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, तो हमारे देश में 22 कितनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर जब हमारा संविधान बना था तो हमारे देश में सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बट अब जो प्रेजेंट की बात करें हम, प्रेजेंट में कितनी आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपके पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है, 344 टू 351। और ये कौन सी अनुसूची के अंदर आता है, लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है, वो बताया गया आपके पास शेड्यूल नंबर 8 में, 8वें शेड्यूल में ये सारी चीजें बताई गई है। तो एट प्रेजेंट आपको पता था कि इनिशियली आपके पास शुरू में आपके पास कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। बट अब कितने शेड्यूल है, एट प्रेजेंट में कितने शेड्यूल है आपके पास, प्रेजेंट में आपके पास है 12 शेड्यूल। मतलब आपके पास एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल रहते हैं, आपके पास 12 शेड्यूल रहते हैं। मतलब जो इसके पास 4 शेड्यूल और जो ऐड किए होंगे तो वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए होंगे, संशोधन के थ्रू ऐड किए होंगे। तो जो अगले 4 आपके पास अनुसूचियां रहने वाली है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैक्सिमम टाइम वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल नंबर 9। तो शेड्यूल नंबर 9 अनुसूची नंबर 9 वो क्या थी आपके पास, लैंड रिफॉर्म्स पे थी। किस पे थी वो आपके पास, लैंड रिफॉर्म में थी। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है आपके पास कि भूमि सुधार आंदोलन, भूमि पे जब भी कोई कानून बनेगा, लॉज बनेंगे, वो किस शेड्यूल के अंदर आते हैं आपके पास, शेड्यूल नंबर 9 के अंदर आते हैं। तो जब शेड्यूल नंबर 9 आपको ऐड किया गया होगा, शेड्यूल नंबर 9 जब भी ऐड किया होगा तो आपके पास एक अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे संविधान में जब भी ऐड हम करते हैं तो कोई ना कोई हमारे को अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो शेड्यूल नंबर 9 के लिए, अनुसूची नंबर 9 के लिए भी आपको क्या एक कोई संशोधन करना पड़ा था। तो वो संशोधन कौन सा रहता है आपके पास, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा दोस्तों। यहां मैंने आपको लिख रखा है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। पहला जो हमारे देश का संशोधन हुआ था, पहला संशोधन जो भी हमारे देश का हुआ था, वो संशोधन यही था कि क्या लाए गए थे, वो क्या लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, मतलब भूमि सुधार आंदोलन लेके आए थे। वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, आगे हम भी फंडामेंटल राइट्स में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टीज उस टाइम एक हमारा फंडामेंटल राइट्स रहता था। तो अगर कोई भी हमारे डेवलपमेंट करनी पड़ी थी देश में तो हमारे को उनसे लोगों से जमीन खरीदनी पड़ती थी, पर लोगों के पास क्या उस टाइम फंडामेंटल राइट्स, एक राइट टू प्रॉपर्टी का एक अधिकार होता था, लोग सारे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो इसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया था, भूमि सुधार आंदोलन लाया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से एक्ट में लाया गया था, कौन सी संशोधन में लाया था, फर्स्ट अमेंडमेंट में ये क्या लेके आए थे हम, इसको भूमि सुधार आंदोलन लेके आए थे 1951 में। और 1951 में कौन लेके आए थे इसको, जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे। तो जो नेक्स्ट रहता है आपके पास शेड्यूल नंबर 10, अनुसूची नंबर 10, जिसको बोलते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं दल बदल विरोध कानून। तो ये दोस्तों कौन सी अमेंडमेंट में आया था, क्योंकि अब जो पहले तो हमारे पास 8 ही शेड्यूल थे, 8 के बाद जितने भी शेड्यूल हमने ऐड किए हैं अपने संविधान में वो सारे संशोधन के थ्रू ही आए हैं। तो जो 10वां शेड्यूल था, 10वीं अनुसूची थी,
वो कौन से संशोधन के अंदर आई थी? 52 अमेंडमेंट, 52वां संशोधन, 52 अमेंडमेंट 1985। और इसको कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे आपके पास राजीव गांधी। राजीव गांधी की उस टाइम गवर्नमेंट होती थी, वो ये आपके पास 10वां अनुसूची लेके आए थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता था दल बदल कानून। तो दल बदल का कानून का मतलब आपको सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो दल बदल कानून का ऐसा मतलब है, अगर कोई किसी पार्टी का कोई एमएलए जीत रहा है, तो अगर वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी अगर उसको ज्वाइन करनी होगी तो उसको पहली पार्टी आपको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर उसने दूसरी, मान लो कोई बंदा आपके पास एमएलए कांग्रेस से वो जीता है, ठीक है, कांग्रेस के बाद जीतने के बाद वो क्या कर रहा है कि बीजेपी में शामिल हो रहा है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको पहले कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी, दोबारा से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, दोबारा से अगर वो जीतता है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। तो इसको सबको कि वो अपनी पार्टी जीतने के बाद किसी और पार्टी में ना चला जाए, तो इसके लिए वो क्या लेके आए थे? दल बदल कानून लेके आए थे, जो कि हमारे पास अनुसूची नंबर 10 में रहने वाला है, शेड्यूल नंबर 10 में ये रहने वाला है। कौन सी अमेंडमेंट में रहने वाला है? 52 अमेंडमेंट 1985। राजीव गांधी इसको लेके आए थे। नेक्स्ट है आपके पास शेड्यूल नंबर 11, अनुसूची नंबर 11। तो अनुसूची नंबर 11 में हम क्या लेके आए थे? पंचायत राज सिस्टम। पंचायत की शक्तियां, जो पंचायती पंचायत की जो पावर्स होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो हमारे पास शेड्यूल नंबर 11 में लेके आए थे। और शेड्यूल नंबर 11 भी हमारे को क्या अपने संविधान में ऐड करना पड़ना था। तो शेड्यूल नंबर 11 को ऐड करने के लिए भी क्या करनी पड़ी थी? अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। और ये जो अमेंडमेंट हुई थी, ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों? जल्दी से मुझे बताओ कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? ये हुई थी आपके पास 73 संशोधन, 73वां संशोधन, 73 अमेंडमेंट 1992। तो आगे भी हम पंचायती सिस्टम भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे जो भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी पंचायती सिस्टम के लिए कमेटीज बनी थी, वो सारा आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कौन सी अमेंडमेंट में ये पंचायती सिस्टम आया था, और पंचायती सिस्टम हमारे पास कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है 11वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट आपके पास 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची को भी हमारे संविधान में क्या करना पड़ना था? ऐड करना पड़ना था। उसके लिए भी क्या अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। वैसे सबसे पहले बता दूं आपको 12वीं अनुसूची होती क्या है। तो 12वीं अनुसूची रहती है आपकी म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका की पावर्स, शक्तियां क्या रहती है, वो सारा किसके अंदर डिस्कस कर रहे थे हम? शेड्यूल नंबर 12 के अंदर डिस्कस करते हैं, अनुसूची नंबर 12 के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों जब भी ये भी हमारे को क्या अपने संविधान में ऐड करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले तो हमारे पास कितने अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। तो अब जो इसके बाद ऐड करनी पड़ी थी 12वीं अनुसूची, तो कौन से संशोधन में ऐड की थी? वो की थी 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट 1992 में वो क्या की थी हमारे पास? ऐड की थी। 12वीं अनुसूची हमारे पास कौन से अमेंडमेंट में ऐड की है? 74वीं अमेंडमेंट 1992 में ऐड की है। तो हमारे पास अभी तक 4 अमेंडमेंटें हुई थी अनुसूचियों में, क्या 4 अमेंडमेंट हुई है। वो अमेंडमेंट देखो दोस्तों, पहली अमेंडमेंट हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो हमने की थी, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 क्या थी आपके पास? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 थी आपके पास लैंड रिफॉर्म जो हम लेके आए थे, ठीक है। भूमि के लिए जो भी भूमि सुधार के लिए हम जो भी कानून लेके आए थे, तो वो कौन से शेड्यूल के अंदर आई थी? 9वें शेड्यूल के अंदर आई थी। उसके बाद देखो 4 बार अमेंडमेंट हुई, तो कौन सी फर्स्ट अमेंडमेंट क्या थी हमारे पास? लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड जो अमेंडमेंट थी आपके पास वो क्या थी? एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड अमेंडमेंट कौन सी थी? एंटी डिफेक्शन लॉ थी। वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर लेके आए थे हम? 52वीं अमेंडमेंट 1985 में लेके आए थे। उसके बाद जो थर्ड अमेंडमेंट हुई थी आपके पास, वो आपके पास क्या थी? पंचायती राज सिस्टम होता था। तो वो कौन सी अमेंडमेंट में लेके आए थे हम लोग? अपने 73 अमेंडमेंट में लेके आए थे। और जो आपके पास फोर्थ जो अमेंडमेंट हुई थी, तो फोर्थ अमेंडमेंट कौन सी थी आपके पास? नगर पालिका। तो नगर पालिका कौन सी अमेंडमेंट में लेके आए थे हम? 74th अमेंडमेंट में लेके आए थे। तो आज हमने 12 के 12 शेड्यूल्स क्या किए? डिस्कस किए। और ये शेड्यूल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्वेश्चन, अगर आपने
प्रीवियस पेपर भी देख रखे होंगे, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस के आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था, एक आपके पास शेड्यूल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 आपके पास इंपॉर्टेंट है, 10 आपके पास इंपॉर्टेंट है, 11 आपके पास अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 12वीं अनुसूची। तो ये जो 1 2 3 4 5 आपके पास शेड्यूल रहते हैं, ये पांचों शेड्यूल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है आपका पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रहने वाला वो? पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान के भाग को हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने थे? हमारे पास पार्ट्स कितने थे? उसमें 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे उसमें? 22 पार्ट्स थे। पर जब हम अब एट प्रेजेंट बात करूं मैं, अब हमारे पास कितने पार्ट्स हो चुके हैं? तो एट प्रेजेंट हमारे पास इसमें कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 25 पार्ट्स हो चुके हैं, मतलब 25 भाग का मतलब है आपके पास कि हमारा जो संविधान था उसको एक सीक्वेंस में रखने के लिए, मतलब ताकि वो लोग जो भी उस संविधान को पढ़े तो उनको एक सीक्वेंस में रखने के लिए हमने उसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया था। और जो हमने डिवाइड किया, कितने भागों में डिवाइड किया? उसको 22 भागों में डिवाइड किया। बट अब वो भाग बढ़ के कितने हो चुके हैं? वो बढ़ के आपके पास 25 हो चुके हैं। मतलब हमारे संविधान में टोटल अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। और पहले जो हमारे पास कितने पार्ट्स थे? हमारे पास 22 पार्ट्स है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट्स है हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इतना लर्न करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आज बताने वाला हूं वही आपने लर्न करना है, वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वही से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको सारा ये हम आज बताने वाले हैं पार्ट्स शेड्यूल्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम साथ ही डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, ठीक है। और जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल आपको वीडियो पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है, कंटेंट आपको बहुत यूजफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है आपके पास पार्ट्स के बारे में। तो पहला पार्ट्स आपको लर्न होना चाहिए। पहला पार्ट्स क्या बोलता है हमारे पास? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, मतलब संघ और उसका क्षेत्र। तो पहले पार्ट्स में हम संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपको सीक्वेंस वाइज ही रहने वाली है। हम सबसे पहले पार्ट 1 को डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट 2 को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसका पार्ट 3 को डिस्क्राइब करेंगे, फिर पार्ट 4 को डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको जो भी कंटेंट रहने वाला है वो सारा आपको सीक्वेंस में ही रहेगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे प्रीवियस पेपर्स पढ़ के चले जाते हैं, उससे कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो उनके जो मार्क्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पर इस बार जो हम आपको लेके आए हैं वो एक प्रॉपर कंटेंट सीक्वेंस वाइज आपको लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको साथ करवाएंगे, और मॉक टेस्ट के लिए वीडियोस भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो जो पहला आपके पास पार्ट था वो क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसका कितना क्षेत्र है उसके बारे में था। नेक्स्ट पार्ट था तो हमारे पास वो क्या था? नागरिकता, मतलब पार्ट 2 में किसकी बात की गई है? हमारे पास नागरिकता की बात की है। किसकी बात की गई है? आपके पास नागरिकता की बात की गई है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकार की बात की है, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। और ये जो आर्टिकल्स है ये हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आर्टिकल लर्न रहे। पार्ट 4 में किसके बारे में बात की है? पार्ट 4 में आपको बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक, मतलब डीपीएसपी के बारे में ये बात की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में इसमें बात की गई है। पार्ट 4A, दोस्तों इसको पार्ट 5 मत पढ़ लेना। पार्ट क्या है? ये आपके पास 4A है। ए का मतलब होता है क्लॉज। 4A क्लॉज में किसकी बात की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। और पार्ट 3 जो था वो मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। और जो पार्ट 5 है हमारे पास यूनियन के बारे में बात की गई है। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में बात की गई है।
इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पार्ट 9 आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपको किसके बारे में बात की गई है, पंचायत सिस्टम के बारे में की गई है। और मैं अभी अगर आपसे पूछूं कि ये पंचायत सिस्टम कौन से अनुसूची में आता है, कौन से शेड्यूल्स में आता है पंचायत सिस्टम, तो ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि जो हमारे पास पंचायत सिस्टम है वो कौन सी अनुसूची में आता है, कौन से शेड्यूल्स में आता है, तो ये अभी हम पढ़ के हटे हैं। तो पंचायत अगर शेड्यूल्स पूछा होगा तो शेड्यूल कौन सा रहता है पंचायत सिस्टम का, 11 शेड्यूल। और पंचायत सिस्टम का अगर पार्ट्स पूछा हो तो पार्ट्स कौन सा रहता है इसका, 9th पार्ट में ये आता है। नेक्स्ट आपके पास सारवा, तो जो ये म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिका है, ये भी किसमें आती है दोस्तों आपके पास, पार्ट 9A में आती है, पार्ट 9A। 9A क्या इसमें क्लॉज है, 9A में ये आती है म्युनिसिपैलिटीज, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास इंपॉर्टेंट है इसमें इलेक्शंस। इलेक्शंस कौन से पार्ट्स में आते हैं, तो ये 15 पार्ट्स में आते हैं, इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगला है आपके पास 17th पार्ट्स, ये आपको लर्न करना है। 17th पार्ट्स जो रहता है वो किसके बारे में रहता है आपके पास, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में होता रहता है पार्ट 17th। और एक और बात आपको मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे, जो पार्ट 17 है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन से शेड्यूल में रहता है, कौन से शेड्यूल में पार्ट 17 रहता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, शेड्यूल्स में पढ़ा था, अनुसूचियों में पढ़ा था कि जो पार्ट 17 है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कितनी लैंग्वेज आपके पास ऑफिशियल, 22 आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके पास कौन से शेड्यूल में रहता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपने सिर्फ इतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट, देखो जहां जहां मैंने रेड आपको टिक कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 18 पार्ट में, पार्ट 18 में क्या रहने वाला आपके पास, इमरजेंसीज, प्रोविजन, आपातकालीन जो रहता है, आपातकालीन उपबंधन, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन रहते हैं ये पार्ट नंबर 18 में ये आते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ इतना पार्ट नंबर 20 लर्न करना है। पार्ट नंबर 20 में क्या आता है आपके पास, संशोधन। पार्ट नंबर 20 में क्या आता है आपके पास, संशोधन आते हैं पार्ट नंबर 20 में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। संशोधन आते हैं आपके पास पार्ट नंबर 20 में। तो कैसे हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कैसे हम कोई चीज उसमें ऐड कर सकते हैं या उससे हटा सकते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है आपके पास, पार्ट 20 के अंदर ये आती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो जो पॉलिटी की रहती है उसमें शेड्यूल्स और पार्ट्स की रहती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उद्देशिका जो हमारे संविधान की रहती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।